डाउट है कुछ, कोई चीज समझने में? क्योंकि पिछले दिन एनसीईआरटी से पिछली क्लास में हम लोगों ने डेटाबेस काम करा था कि कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की एक्टिविटी को हम डील करते हैं। क्या दिखा था? 3D सीरीज में अगर सभी मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में रिड्यूसिंग एक्टिविटी मेटल की देखी जाए, मेटल की ना, वो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट था या उसका आयन? मेटल। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया था, मेटल या आयन? मेटल। आयन ने नहीं, मेटल ने। तो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? मेटल। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। तो एस ब्लॉक में लेफ्ट एंड डाउन गया, लिथियम एबनॉर्मली ज्यादा, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। क्या हमारा रिडक्शन पोटेंशियल इसके बाद डी ब्लॉक में इतना रेगुलर है? नहीं है। डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन और एटोमाइजेशन को जब हम लोग देख रहे थे, अच्छा एस ब्लॉक में जनरली तो नीचे है, तो नीचे किस वजह से है? हाइड्रेशन के बढ़ने से या आयोनाइजेशन के घटने से? आयोनाइजेशन के घटने से और हीट ऑफ एटोमाइजेशन के घटने से। और इन एडिशन ऑफ दैट एक फैक्टर वहां और एक्स्ट्रा काम कर रहा था, जो मैग्नीज के लिए हमने सिखाया था कि मैग्नीज का क्यों हुआ था, हाफ फिल्ड प्रोडक्ट। तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी अब ये चीजें लागू होंगी या नहीं होंगी? होंगी। क्या लागू होंगी? जब उसने 1+ या 2+ दिखाया तो हाफ फिल्ड नहीं, फुल फिल्ड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो Na+ इनर्ट गैस काफी स्टेबल आयन तैयार होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारी डेल्टा जी वैल्यू निगेटिव होती है ज्यादा, और रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होता है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर हो गया? चलो ये बातें थी। इसके बाद डी ब्लॉक जब हमने डिस्कस किया तो इसमें सबसे पहला एटोमाइजेशन पे डिस्कस किया जाए। क्या एटोमाइजेशन की वैल्यू बहुत बड़ी थी? नहीं थी। 150 से लेके अगर 3D सीरीज देखा जाए तो 500 किलो जूल पर मोल के रेंज में था, जिसमें एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने वाला सबसे ज्यादा मैग्नीज था। मैग्नीज इस बार जिंक के ठीक पीछे आया था, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में वो कॉपर से आगे था। ये पॉइंट था। हीट ऑफ एटोमाइजेशन में सबसे ज्यादा कौन था? वैनेडियम, वैनेडियम, टिटेनियम, और उसके बाद निकल के तरफ से हम लोग स्टार्ट करे थे। निकल, कोबाल्ट, आयरन था ना, इस तरह से क्रोमियम, फिर उधर पीछे था कॉपर अपना, और मैग्नीज और जिंक, स्कैंडियम को छोड़ के। और इसके बाद सेकंड पॉइंट था आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन 1+2 लग रहा था वहां, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करनी थी और वो लगातार कंटिन्यूअसली राइट लगभग बढ़ रहा था। हाईएस्ट कहां पे गया था? कॉपर पे नहीं, और सेकंड हाईएस्ट में जिंक था। उसके बाद हाइड्रेशन राइट बढ़ रही थी। हाइड्रेशन में जिंक एबनॉर्मली थोड़ा कम है। एबनॉर्मली क्या, साइज में बड़ी है तो हाइड्रेशन थोड़ी कम है, तो हाइड्रेशन के हिसाब से कॉपर सबसे ज्यादा थी। और मैग्नीज एबनॉर्मली सबसे कम हो गया था, नहीं हो गया था। Mn2+ की हाइड्रेशन एनर्जी एबनॉर्मली लो थी। तो हमने आपको यह दिखाया था कि जब सबका सम करके फाइनली रेडॉक्स पोटेंशियल का ऑर्डर तैयार हो रहा था, तो किसका रेडॉक्स पोटेंशियल 3D सीरीज में पॉजिटिव हो रहा था? रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का +0.34 वोल्ट। और इसके पॉजिटिव होने का रीजन क्या था? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का सम, 1+2 का सम था ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नीज की एबनॉर्मली हाई हो गई थी नेगेटिव में। उसका रीजन क्या था? एक तो इसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन का एबनॉर्मली लो होना, जो मामूली फैक्टर था। दूसरा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो T2Z और EZ दोनों ही सेट पर वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन तैयार करता है, एक काफी स्टेबल आयन तैयार करता, काफी स्टेबल आयन तैयार करता। ये एक लॉजिक था। बाकी इसके फेवर में आयोनाइजेशन नहीं था, इसके फेवर में थोड़ा सा एटोमाइजेशन था, और ना ही इसके फेवर में हाइड्रेशन था। उसके बाद जब हम लोगों ने ऑर्डर लगाया तो जो फाइनल ऑर्डर हमने एनसीईआरटी में आपको दिखाया, उसमें टिटेनियम सबसे ज्यादा नेगेटिव थी, -1.6 के अराउंड था टिटेनियम। फिर वैनेडियम था ना, वैनेडियम 1.18, टिटेनियम के बाद वैनेडियम 1.18, और यही 2+ के लिए ऑर्डर था, और यही मैग्नीज के लिए भी, मैग्नीज भी 1.18। फिर आ गया था अपना क्रोमियम 0.9 नेगेटिव में। उसके बाद
जिंक जिंक -0.76, फिर आयरन -0.44, और फिर धीरे धीरे -0.2527 इस तरह की का था कोबाल्ट निकल का, और कॉपर जाकर के क्या हो गया था हमारा पॉजिटिव। अब हम लोगों ने लास्ट में कहां पे छोड़ा था, कंपाइल करना था। एस ब्लॉक को अलग पढ़ लिया था, डी ब्लॉक को अलग पढ़ लिया था, अब हमें इसको क्या करना था, कंपाइल, एक जगह जोड़ना था। और एक चीज हमने आपको बताया था, डी ब्लॉक एलिमेंट भले ही नीचे के एलिमेंट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हो, वो अलग पॉइंट है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट के मामले में नीचे वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाले मेंबर्स के आयोनाइजेशन एनर्जी उल्टा बहुत ज्यादा होते हैं, और हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी उनके काफी ज्यादा होते हैं। याद आ गया, उनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी काफी ज्यादा था और आयोनाइजेशन भी ज्यादा था, और हाइड्रेशन तो उल्टी क्या है, कम। इसीलिए हमने 4D सीरीज और 5D सीरीज मेटल को क्या बोला था, अधिकांश मेटल्स वहां पे नोबल मेटल्स क्या ला रहे थे, 8B ऑनवर्ड्स तो सारा नोबल मेटल्स था। ये बातें डिस्कस हुई थी। अब हम लोग सीरीज को एक जगह पर समरी करते हैं उसका, ठीक है। पहले मैं आपको याद कैसे रखेंगे मैं ये करवा रहा हूं। देखिए, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम है। अब यहां पर एक पी ब्लॉक ले लो, एल्यूमिनियम ले लिया। जाहिर सी बात है ये किसके लिए जाएगा, +1 के लिए, +1 ये और ये। अब शुरू करो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में सारा नहीं लो, कुछ लो। कुछ क्या लेना है, यहां से लो, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, इतने के लिए लो। इसमें किधर रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेफ्ट साइड ना, ये हमारा रिड्यूसिंग एक्टिविटी ज्यादा है। अब जिंक की एबनॉर्मली थोड़ी ज्यादा होगी, जिंक Mn और Fe के बीच में, सही है। ये हमारा तैयार हो गया 3D सीरीज। अब इसको इसमें जाके लगाना, ठीक है, और साथ में 2 एलिमेंट पी ब्लॉक से और ले लेना है, टीन और लेड। मिनिमम इतने की वैल्यू E0R, आपको इनका सीक्वेंस याद रहना चाहिए, मिनिमम ये है। क्लियर है, मिनिमम इतने का हमें याद रहना चाहिए। E0R की सीक्वेंस वैल्यू भी लगभग याद रहे, और सीक्वेंस भी, सीक्वेंस और वैल्यूज दोनों, ठीक है। तो आ जाओ, अब ये उठाओ और यहां पे लगा दो। एस ब्लॉक के बाद क्या लगाया, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद ये वाला पूरा पॉइंट बोला मैंने, ये लगा दो। लेकिन इसमें कहां तक लगाओगे, कॉपर से ऊपर। क्लियर हो गया, मतलब Mn से लेके Mn, Zn, और कहां तक मैंने बोला, निकल तक लगा लो, लगा लिया। इसके बाद इसमें ऐड कीजिए आप ये दोनों, कॉपर पॉजिटिव है तो इसके बाद ऐड कीजिए टीन लेड, और पॉजिटिव वाले सारे हाइड्रोजन के नीचे आए। अब ये एक पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखोगे। एक्चुअली ये सब का जो टेस्टिंग होता है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस लाइन लेके, मतलब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कितनी है, इसका रेफरेंस लेके सभी को चेक किया गया। तो ये मेरा सीक्वेंस बना। तो बोलो क्या ऑर्डर लगेगा, देख लिए क्या किया मैंने, अभी लिखना है अगले पेज में। एस ब्लॉक वाला लगाया, फिर एक कौन लिखा, एल्यूमिनियम, उसके बाद डी ब्लॉक वाला सारा लगा दिया, और किसको छोड़ के, कॉपर पॉजिटिव है, और फिर टीन लेड ले लिया पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक से कौन ले लिया, टीन लेड, और उसके बाद हाइड्रोजन आया, फिर कॉपर पॉजिटिव वाला सारा नीचे। मतलब जो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, नोबल है, वो सब किधर जाएगा, नीचे चले जाएगा। क्लियर हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल का भी सीरीज हम लोग देख रहे हैं, देखते जाओ। तो फाइनली अब इसको तैयार करो, इस तरह से क्या आएगा ये बताओ। सबसे ऊपर, फिर 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 एल्यूमिनियम, फिर
पी ब्लॉक वाले को ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूं या व्हाइट से लिखता हूं, हाँ बोलो, एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीज, वेरी गुड, इस बार व्हाइट ग्रीन से लिखता हूं, मैग्नीज, फिर वेरी गुड, जिंक, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, इसके बाद क्या बोला वापस, टिन लेड ना, टिन, और फिर कौन आ गया, हाइड्रोजन, ये हमारा रेफरेंस लाइन। अब हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह ऐसे जाएगा, नोबल मेटल्स ना, ऊपर क्या क्लियर हो गया अच्छे से सभी का, बोलो। अब इसमें से किसी किसी की ई नॉट आर वैल्यू आपको याद भी है, एम प्लस सॉलिड, कन्वर्जन है एम सॉलिड, एक्वस ना, एम सॉलिड, यही है ना, तो लिथियम की -3.05, ठीक है, और इसका भी फिलहाल छोड़ दो, सब यूज हो जाएगा। मैग्नीज का क्या यूज किया, -1.18 वोल्ट, जिंक का किया -0.90 वोल्ट, यही ना, आयरन का किया -0.44 वोल्ट, अच्छा 76 वोल्ट और -0.44 वोल्ट, यही है। और कॉपर आते आते क्या हो गया हमारा, +0.34 वोल्ट। इसका मतलब इन सब का ई नॉट आर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सुनते जाओ अच्छे से, किधर रिएक्टिविटी बढ़ गई, रिएक्टिविटी, या फिर आप क्या बोलोगे, कौन पावर, रिड्यूसिंग पावर किसका, आयन का या मेटल का, मेटल का, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इंक्रीजेज की डिक्रीजेज। अब जो लार्ज नेगेटिव है उनको काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग बोलेंगे, ये देख लो यहां पे हमने लगा भी दिया, नहीं तो पहले एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं फिर हम लोग उसको देखेंगे। अब देखिए ये सब, ये हो गया -3.02 वोल्ट, अगर ज्यादा आप लिखना चाहें, अभी मेरा मकसद है नहीं, -3.02 वोल्ट, ये है -2.9, ऐसे इतना वोल्ट, तो धीरे धीरे ये सब है। अब इसमें कहां तक के मेटल को हाईली रिएक्टिव बोला जाएगा, 1.5 के ऊपर, एल्यूमिनियम देख लो -1.66 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, छोटो बढ़िया सीखिए कि मेरा ये वाला मेटल एस ब्लॉक और एक एल्यूमिनियम तक क्या बोला जाएगा, हाईली रिएक्टिव, हाईली कैसा रिड्यूसिंग एजेंट, और वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोला जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कहां तक, एल्यूमिनियम तक, ये ध्यान रखोगे, एस ब्लॉक और उसके बाद एल्यूमिनियम तक। अब इसके बाद जो है इन लोगों को अपन मॉडरेटली रिएक्टिव या गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्लियर हो गया, मॉडरेटली रिएक्टिव और गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी भी ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि मेटल तो सारे रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल जो बहुत कम रिएक्टिव है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज, बहुत कम टेंडेंसी होगी तो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, लेकिन होगा कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब नीचे वाले के बारे में क्या बोलोगे दोस्त, देखो कॉपर को नोबल मेटल में नहीं लेते, ये ध्यान दिया आपने, क्या बोला हमने, कॉपर को नोबल मेटल में नहीं लेते, कॉपर नोबल मेटल में नहीं आता, ये नहीं कि जो पॉजिटिव आया सबका नोबल मेटल बोल दिया, कॉपर नोबल मेटल नहीं बोला जाता, ये ध्यान रखिएगा, वो लेस रिएक्टिव में आता। तो अगर मैं कॉपर को पर्टिकुलरली बोलूं तो क्या बोला जाएगा, लेस रिएक्टिव और कैसा रिड्यूसिंग एजेंट, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या आपको समझ में आया, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। और इधर वाले को मैं क्या बोलूंगा, अब इन लोगों को नोबल मेटल्स
नोबल मेटल्स ना। और कैसा रिड्यूसिंग एजेंट? वेरी पुअर ना, वेरी पुअर या वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या अब आपको क्लियर हो गया अच्छे से? मर्क्यूरी भी इधर ही आएगा, 45 डी सीरीज हमने लिख दिया था मैक्सिमम एलिमेंट्स, सेकंड हाफ वाला मैक्सिमम, सेकंड हाफ समझ रहे हो ना, आधे के बाद 45 डी सारा नोबल में, इधर भी कुछ कुछ है। अच्छे से क्लियर हो गया? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज हुआ। हाइड्रोजन क्या हमारा रेफरेंस लाइन। इसीलिए आपको 9th-10th में यह सिखाया गया था कि अभिक्रियाशीलता सीरीज में, क्रम में, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो मेटल एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करें। सुने थे ना? उसका लॉजिक क्या है? मेटल के पास भी अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, मान लो कि सामने में कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, मेरी बात को समझो, सामने में कोई इलेक्ट्रॉन, अब मेटल भी ये लूज करना चाहता और हाइड्रोजन भी लूज करना चाहता, तो दोनों में से जिसको लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो ना लूज करेगा अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो दोनों में से टेंडेंसी को कैसे कंपेयर किया जाए? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर देखना है कि सामने वाला मेटल क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर सामने वाला मेटल क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेरा क्या होगा? वो हाइड्रोजन के जगह बाकी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन नहीं करेगा। तो इसलिए अगर H+ है, हाइड्रोजन कहीं पर जो है वो H एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन दे के वापस लौटा देता है कि हम ही लूज करेंगे, तुम लोग। जैसे H इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए HCl मान लो, तो H किससे बॉन्ड बनाए हुए? Cl से। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है? H का, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? Cl का। अब Fe आ रहा है, Fe का क्या कहना है मेटल का? तुम इलेक्ट्रॉन क्यों दोगे? मैं दूंगा, तुम अपना लो और यहां से खिसको। तो आप सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझिए ना, आपका बैग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आप स्टूडेंट जो है वो मेटल है अलग अलग तरह के, कोई हाइड्रोजन कोई दूसरे, कोई ताकतवर जब आया तो आपको वहां से डिस्प्लेस करता है, तो आप अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटाता है कि बोलता बैग भी छोड़ो और खिसक जाओ? नहीं ना, बैग लो निकलो। मतलब जो H था उसे कह रहा है कि आप जो H+ वाली एक्टिविटी थी, आप H न्यूट्रल बन के निकलिए। क्लियर हो गया? आपके अंदर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +1। जब आप एसिड के साथ जुड़े हुए थे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +1। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को लेना है, लेके खिसकिए। अब इलेक्ट्रॉन लीजिएगा कहां से? मैं दूंगा। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज। उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन। और लेकर के वो क्या हो गया? न्यूट्रल होके बाहर हो गया। अब एक H एटम बाहर हुआ, फिर दूसरा H एटम बाहर हुआ, 2 H एटम बाहर हुआ, तो दोनों मिलकर H2 बना लिया। इसीलिए आप बड़े प्यार से क्या बोलते हैं इसमें कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल, ये मेटल, दे कैन डिस्प्लेस एक्टिव हाइड्रोजन। ये एक्टिव हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस। दे कैन डिस्प्लेस एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर हुआ जी? अच्छे से बोलो। ये एक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब कौन सा हाइड्रोजन हुआ पता है? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, या जो एसिड का हाइड्रोजन। क्या बोला हमने? हाइड्रोजन अटैच्ड विथ, बोलो किसके साथ? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और एसिडिक हाइड्रोजन। कौन वाला हाइड्रोजन? तो वैसे हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा? डिस्प्लेस। जैसे लाइक मान लो ठीक से, सोडियम मेटल की बातें हो रही, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? अलग अलग जगह पे डाल रहा हूं। कभी फ्लोरीन के साथ, देख लो, एसिड है, ClH एसिड है,
आई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गया? इसीलिए दो चीजें लिखी। क्या लिखा? या तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, या नहीं तो एसिड वाला हाइड्रोजन। क्या ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? 2.6 बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन क्या बोला हमने? स्ट्रांगली एसिडिक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक से सीखते जाओ। मान लो आपने H2SO4 ले लिया, तो यहां तो O से अटैच है ना, बोलो। एल्कोहल ले लो, कार्बन से अटैच है ना, बोलो। ऑक्सीजन से अटैच है ना, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन से OH अटैच है। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है या एसिड से? हाई। इसलिए हमने दोनों चीजें बोली, या तो वो हाइड्रोजन क्या हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, या नहीं तो क्या हो, स्ट्रांगली एसिडिक हो या नॉर्मल भी एसिडिक हो। जैसे H2S देख लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या है? H2S एसिड है। C2H2 ये एसिडिक नहीं है, लेकिन sp कार्बन, बोलो। C ट्रिपल बॉन्ड CHH, sp कार्बन हो गया ना। क्या समझ में आया? अमोनिया अगर लेते हो NH3, तो एसिड है या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। HCN, H अटैच है C से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम sp से अटैच है। अब आपको समझ में आ गई चीजें मैंने क्या बोला? एसिडिक हाइड्रोजन को बड़े कंफर्टेबली ये डिस्प्लेस करेगा। कौन? हाइड्रोजन के ऊपर वाला, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। किसके रिस्पेक्ट में? तो जो इसमें सारे में देखो कि H किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +1 में। इसीलिए H को क्या बोलेगा? तुम +1 में यहां नहीं रह सकते हो, मेरा काम है पॉजिटिव में रहना, मैं इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता हूं। इसीलिए इस मेटल ने क्या किया? इन सबको वहां से डिस्प्लेस कर दिया। और क्या प्रोडक्ट बनाया? बारी बारी से देखो। हाइड्रोजन सब में बाहर निकल जाएगा, ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट आएगा? NaF, सेकंड में NaCl, थर्ड में NaI, फोर्थ में Na2SO4, फिफ्थ में C2H5O- Na+, बोलो इथेनोएट बोलते हो ना। उसके बाद Na2S सल्फाइड ना, उसके बाद Na2C2। क्या आपको आया समझ में? इसके बाद NaNH2 एमाइड बनाता, क्योंकि आपको याद होगा मैंने लैटिस में पढ़ाया था, सोडियम कैन नॉट फॉर्म नाइट्राइड। याद आया? तो आप यहां उम्मीद क्या कर रहे थे? कि सारा हाइड्रोजन हट जाए, नाइट्राइड बन जाए। लेकिन सोडियम की प्रॉब्लम क्या थी? सोडियम कैन नॉट फॉर्म नाइट्राइड। याद आया? पढ़ा हुआ काम आता है। इसके बाद आ जाओ, अगर नीचे वाला है तो यहां पे क्या बन जाएगा? साइनाइड ना। क्या वाटर रहेगा तो वाटर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं? वाटर वाला हाइड्रोजन, बोलो। बिल्कुल करेगा। एसिडिक या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या आप समझ आ रहे हैं अच्छे से? तो सभी को डिस्प्लेस किया। यहां पे क्या बनाएगा? ऑक्साइड ना। ऑक्साइड को ही क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड। तो Na2O बोलो या NaOH। क्या समझ में आया? और इन सब के साथ एक प्रोडक्ट क्या बना? हाइड्रोजन। इसीलिए आपने सुना होगा, सोडियम को 9-10 में पढ़ा होगा, सोडियम या बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल S ब्लॉक मेटल को हम ना वाटर में रख सकते हैं, ना एसिड में रख सकते हैं, ना बेस में रख सकते हैं, ना एल्कलाइन मीडियम में, सॉरी, ना एल्कोहल में रख सकते हैं, ना एसिटिलीन में रख सकते हैं, ना अमोनिया में रख सकते हैं, ना HCN में रख सकते हैं। क्या समझ में आया? और ना ही एयर में रख सकते, क्योंकि एयर में क्या है? मॉइस्चर। इसीलिए आप उसे स्टोर करते हैं कहां पे? केरोसिन में या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन हो या नहीं हो। नहीं। आ गया समझ में अच्छे से? तो इस तरह से आप ये समझिए, ये केमिकल रिएक्शन की तरफ ये रास्ता हमें ले जा रहा है। तो हम लोगों ने ये खूब अच्छे से किया। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड हम लोगों ने कब इस्तेमाल किया है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और ये सारी चीजें किसके लिए लागू हुई है? मेटल्स के लिए कि किसके लिए?
मेटल्स के लिए लागू। ये सब बातें अभी हमने मेटल पे लिखा है। आयन का होना फिर आयन के इन्हीं चीजों पर निर्भर करेगा। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी वाली एक सीरीज सामने ओपन कर रहा हूं पेज। अब ये पेज देख करके आप देखिए, इस पेज को अच्छे से देखा जाए, विजिबिलिटी है, ठीक, क्लैरिटी है ना। इसमें मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वाली वैल्यू को ऊपर रखा, तो आपको इसमें किधर से दिखना चाहिए, नीचे से। लिथियम -3.505, पोटेशियम -2.9 लिखा था अभी, कैल्शियम -2.8, सोडियम -2.7, मैग्नीशियम -2.3, एल्यूमिनियम देख लो किया है लास्ट, और इसमें वैल्यू थोड़ा स्केप किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रिड्यूसिंग वाला तो अच्छे से सीख गए। अब आइए पॉइंट देखिए ठीक से, यहां पे आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अब जीरो वाला लेवल देखिए, ये है हाइड्रोजन रेफरेंस लाइन। अब क्या ऐसा है, पॉजिटिव ई नॉट आर। अब ई नॉट आर क्या, पॉजिटिव। अब मैंने क्या समझाया आपको, अगर ई नॉट आर नेगेटिव हो तो वो कौन एजेंट, और अगर ई नॉट आर पॉजिटिव हो तो कौन एजेंट। लेकिन अब इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो आप उतने ट्रेंड नहीं है कि भाषा में अगर उल्टा कर दिया एक लाइन देके तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। नहीं आया समझ में, लिखने के तरीके को बस उलट दिया। जैसे ये यहां दिख रहा है लेड 2++ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन रहा है पीबी। अगर लिखने के तरीके को क्या कर दिया जाए, उल्टा, तो ये -0.13 से क्या हो जाएगा, +0.13। तो इसको थोड़ा सब समझना। अब पहले एक पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को सीख लेना है, फिर ये वाली बातें सीखनी। सुनिए, ई नॉट आर पॉजिटिव, तो हमने बोला कौन पावर बढ़ेगा, कौन पावर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग। पहले एलिमेंट पर सीखते हैं फिर सब्सटेंसेस पर। और ई नॉट आर नेगेटिव, कौन पावर बढ़ेगा, ई नॉट आर का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब तो आप जानते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन नहीं है, जान रहे हैं। तो जब भी आप वैल्यू को देखेंगे तो आपको ध्यान देना है, ऐसे लिखा रहेगा, रिप्रेजेंटेशन को देखो, एक यहां स्पीसीज होगा एक्स, एक वर्टिकल लाइन और ये वाई। नहीं समझे, ये क्या है मेरा, क्या है मेरा रिप्रेजेंटेशन, क्या है मेरा एक्स, एक वर्टिकल लाइन, तुम टेढ़ा भी कर सकते हो लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है, और उधर क्या हो गया वाई। जब भी आप इसको लिखेंगे तो वैल्यू को देखेंगे, तो ये बाद में देखिए, जैसे आप अभी पहले क्या देखिएगा, वैल्यू कितना बड़ा पॉजिटिव है, ताकि तुरंत खुजली हो क्या बोलने की, अरे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वीक है। जैसे हमने बोला देख रहे -0.14 है तो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत बोलोगे वीक है। लेकिन अब बोलोगे ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ना, वीक हुआ, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, मॉडरेट में बॉटम लेवल पर आ गया, मॉडरेट में। तो हमने बोला अब इसको धीरे धीरे बाद में देखना, किसको, किसको, वैल्यू को, वैल्यू को बाद में देखना। पहले क्या देखना है, रिप्रेजेंटेशन। पहले क्या देखना है, अच्छे से एकदम गांठ बांधिए, आपको 3-4 पार्ट में इसलिए हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं। अचानक आपके ऊपर छोड़ देते तो पानी जैसे जीने के लिए जरूरी है ना, जल ही जीवन है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जीवन है, रिजल्ट है। लेकिन अगर अचानक सब एक साथ बता देता तो पानी जैसे अचानक छूटे तो क्या बोलते हैं, बाढ़, फिर वो जीवन है क्या, वो तो मरने का कारण है। तो अगर एक साथ छोड़ देता तो आप भी बर्बाद हो जाते। इसलिए हमने स्टेप वाइज धीरे धीरे समय लेके आपको सिखाया। तो अब हमने क्या बोला, अब जब भी वैल्यू से बात करें, वैल्यू देख के डिसाइड करें कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उससे पहले अब क्या चेक करना है, रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन में एक कौन सी लाइन, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन के इधर और इधर दो चीजें होंगी, ठीक है, आपकी तरफ से मैं बात कर रहा हूं। इधर मतलब लेफ्ट साइड और इधर मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने पर पहले चेक ये कीजिए क्या ये रिडक्शन है या नहीं, बाद में वैल्यू देखना, पहले क्या चेक करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने पर चेक करना है कि क्या ये प्रोसेस यहां से यहां जाने में रिडक्शन है या नहीं है। रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड बनेगा, रिडक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड नहीं बनेगा, उसका उल्टा हुआ फिर उलट दो तब रिडक्शन पोटेंशियल बना। कितने लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। फिर से बोल रहा हूं, क्या देखना है पहले, वर्टिकल लाइन इधर और इधर। क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड वाला पार्ट से राइट जाने पर क्या होना चाहिए, अगर रिडक्शन हुआ तो इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये रिडक्शन नहीं है तो पहले क्या करूं मैं, जो इधर लिखा है उसको इधर लिखूंगा, इधर वाले को इधर लिखूं, वैल्यू अगर माइनस है तो प्लस कर दूं, प्लस है तो माइनस कर दूं। समझ में आ गया? मतलब हमेशा बात करनी है किसमें, किस टर्म्स में, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वो रिडक्शन ना हो क्या ऑक्सीडेशन है तो उस पोटेंशियल को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन हमने कंफ्यूजन नहीं लगाना है, अभी हम एक्सपर्ट नहीं हुए, इसलिए आपको क्या करना है, हर बार उलट के बात करनी है। अगर रिडक्शन नहीं है तो, अगर है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, आपने बोला कि सर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर लार्ज नेगेटिव होगी तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। अब मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, वर्टिकल लाइन लेफ्ट राइट रिडक्शन में आ गया, वैल्यू क्या है, लार्ज नेगेटिव, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। कौन होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वर्टिकल लाइन के पहले वाला कि बाद वाला, बाद वाला, बाद वाला, बाद वाला। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? चलो फिर से समझा रहा हूं। हमने बोला, आपने गौर नहीं किया, जब भी मैं वैल्यू लिखता हूं पहले आयन लिखता हूं, मेटल बाद में लिख रहा हूं। अब बोलने में बोलता हूं कि मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो बाद वाला बोल रहा हूं ना। तो अब पॉइंट सोचिए, एक्चुअली आप सीरीज किसका तैयार कर रहे हैं, आराम से, किसका, रिड्यूसिंग पावर का। रिड्यूसिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना, लूज। लेकिन आपने जो रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाया वर्टिकल लाइन से, इसमें हो क्या रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लूज की गेन। रिडक्शन का मतलब गेन ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन न कर रहा है तो इसका मतलब लूज इधर से करेगा ना, इधर से गेन किया तो इधर से, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ये ना हुआ। आया समझ में? तो पॉइंट देखो क्या क्या क्लियर हुआ। हमने बोला अभी के बाद से अब वैल्यू जब भी मैं देखूंगा तो पहले क्या चेक करूंगा, रिडक्शन है या नहीं है। अगर वो रिडक्शन नहीं है तो पलट के साइन भी पलट दे, वैल्यू वही रहेगी। अगला पॉइंट क्या बोला, अगर वैल्यू मेरी लार्ज नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन, वर्टिकल लाइन के पहले वाला कि बाद वाला, बाद वाला। और अगर मेरा वैल्यू लार्ज पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन, वर्टिकल लाइन के बाद वाला कि पहले वाला, दिमाग लगा के सोचो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग। एक्सेलेंट, पहले वाला, एग्जैक्टली। क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब अंडरगोज रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन, ऑलरेडी इधर से इधर में गेन होता है। तो गेन किसने किया, ये वाला मटेरियल। लूज किसने किया था, वर्टिकल लाइन के बाद वाला मटेरियल। गेन किसने किया, वर्टिकल लाइन के पहले वाला मटेरियल। लूज किसने किया, वर्टिकल लाइन के बाद वाला। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वर्टिकल लाइन के बाद वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वर्टिकल लाइन के पहले वाला। फिर से बोलो, गेन किसने किया, लाइन के, गेन किसने किया, लाइन के पहले। लूज किसने किया, लाइन के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, लाइन के पहले। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लाइन के बाद। वेरी गुड। अब क्लियर हुआ क्यों ऐसा रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये समझ गए? क्योंकि मैं टर्म्स क्या यूज कर रहा हूं, टर्म रिडक्शन पोटेंशियल। तो भैया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तब ना लिखोगे जब रिडक्शन होगा। और
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर नहीं पलटेंगे, तो नहीं पलटेंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म दिमाग में लेके चलना होगा, कौन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। उतना लफड़ा कौन ले, उससे बेहतर क्या है, एक टर्म याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होगा, वैल्यू देखना है, चेक करना है रिडक्शन है कि नहीं है। अगर वैल्यू लार्ज पॉजिटिव है तो लाइन के पहले वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैल्यू लार्ज नेगेटिव है तो लाइन के बाद वाला रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आ जाओ, यही है, यही ना है रिप्रेजेंटेशन। तो चलो इसको हम अगले पेज में लिखते हैं। नाउ ऑल्सो हमने बोला ये जो मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसका हमने ई नॉट क्या लिखा, आर ना, बोलो। हमने बोला कि एक्स वाई पहला यही ना वैल्यू। अब पहला पॉइंट ये यहां से यहां में क्या होना चाहिए, रिडक्शन। दूसरी बात हमने आपसे क्या बोली कि यदि वैल्यू इफ ई नॉट आर लार्ज नेगेटिव है तो कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले वाला कि बाद वाला, बाद वाला, वाई स्ट्रॉन्ग कौन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और यदि वैल्यू ई नॉट आर क्या है, लार्ज पॉजिटिव, तो कौन मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले वाला, एक्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब वैल्यू को देखो, इस सीरीज में सबसे ऊपर कौन है वैल्यू में पॉजिटिव, हाँ ये सारा देखो कैसा है, ये एरो मतलब स्लैश, ठीक है, सेपरेटर। तो सब देखो, ये देखो Li प्लस जा रहा है किसमें, Li में, क्या रिडक्शन है या नहीं है, बोलो। और ये फ्लोरीन भी देखो जीरो जा रहा है किसमें, तो क्या ये रिडक्शन है या नहीं है। इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूं इसमें ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो, है स्ट्रॉन्ग, और इसमें ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो। समझ में आया। आप वैल्यू सबका रट नहीं सकते, ये लिस्ट जरूर बना सकते हैं, वैल्यू देख देख के, खोज खोज के, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 100 का ऐसा लिस्ट बना लिया, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है 100 का ऐसा लिस्ट बना लिया। केमिस्ट्री मुट्ठी में, रिएक्शंस मुट्ठी में। मैं ऐसे ही करता था, इनऑर्गेनिक को सीखने के दौरान मैं ऐसे ही करता था। ये किसी टीचर ने मुझे नहीं सिखाया, ये मैंने खुद डेवलप किया अपना तरीका। वैल्यू देख देख करके 100 का लिस्ट ऐसे वैल्यू से, वैल्यू पहले तो किताब का दौर था, अभी तो गूगल पे वैल्यू भी गलत देती है, तो किताबों से पहले पलटता था, अधिकांश किताब में सही मिलती थी चीजें, बाहर के ऑथर की निकाल के देखता था। तो 100 वैल्यू निकाल लिया, ऐसा जमा कर लिया, किस चीज का, लार्ज पॉजिटिव का। रेफरेंस लाइन रख लेता था पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में एक से पार, पॉजिटिव में भी एक से पार, ऐसा अपने हिसाब से कर लेता था। उससे स्ट्रॉन्ग पावरफुल का क्या मिल गया, लिस्ट। अब जब कोई रिएक्शन दिखे तो रिएक्शन कब फेवरेबल होगा, जब एक स्ट्रॉन्ग कौन एजेंट हो, रिड्यूसिंग, और दूसरा स्ट्रॉन्ग क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग। अगर दोनों में से एक भी कमजोर है तो एक लूज करना चाहेगा, एक गेन नहीं करना चाहेगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। दोनों क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। समझ में आया। जैसे तुम, हमने क्या बोला कि तुम आ रहे हो क्लास में बैठ रहे हो, दबंग, स्ट्रॉन्ग एजेंट हो, और जो छोड़ा डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, लॉस, गेन, कब होगा, जब वो भी स्ट्रॉन्ग एजेंट है। नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग एजेंट है, लेकिन कौन वाला, उल्टा, दबंग वाला नहीं, उल्टा, कौन वाला, डरपोक। समझ में आया। मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग, एक लूज करना चाह रहा तो एक गेन करना चाह रहा, और दोनों लूज ही करना चाह रहा, तुम भी दबंग हो वो भी दबंग, क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए तुमने वीक जो बोला कि सर वो स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होना चाहिए, वीक नहीं, गलत बोला आपने।
आपने वीक, समझिए बात को, वो लूज करना चाह रहा है, आपको वीक नहीं होना चाहिए, आपको गेन करना चाहिए। कुछ समझ में आया? तो एक रिएक्शन कब फेवरेबल, अपने आप समझ में आएगा कि ये रिएक्शन रिडॉक्स होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। कैसे समझ में आएगा? मैं देख लूंगा रिएक्शन में, अरे इसका तो ई नॉट आर लार्ज पॉजिटिव होता है, इसका तो ई नॉट आर लार्ज नेगेटिव होता है, लोल में लोल मिलाएगा, भिड़ जाएगा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या समझ में आया? तो बेटा ये सब आइडिया आपको धीरे धीरे डेवलप होता। तो चलो आ जाओ, अब इस लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर? फ्लोरीन। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे सब्सटेंस में सबसे नीचे यही है और दुनिया के सारे सब्सटेंस में सबसे ऊपर वही है। हम लोगों का सिलेबस क्या है? लिमिटेड, इसलिए हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इससे ऊपर वाला भी अपने सिलेबस में पढ़ना, ठीक है? तो अब आ जाइए, अब मैं आपको ले जा रहा हूं किस एक्टिविटी की तरफ? ऑक्सीडाइजिंग पावर की तरफ। जब आप एक बार रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग दोनों सीख जाएंगे तब हम लोग मिला के काम करेंगे। तो अब किस पावर की तरफ हम लोग चले? तो जैसे रिड्यूसिंग पावर आपने किसके लिए डिफाइन किया? मेटल के लिए कि नॉन मेटल के लिए? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन करेंगे? और नॉन मेटल की, जैसे मेटल की रिएक्टिविटी उसका रिड्यूसिंग पावर हुआ, तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उसका। तो चलो ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, सही है? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब कौन एजेंट? कूट देंगे अदरक की तरफ, बोले कि ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का भी नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, या इसी टॉपिक को मैं क्या बोल सकता हूं? कौन एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। तो इसी टॉपिक का दूसरा नाम क्या हो सकता है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स। बहुत अच्छा, चलो आ जाओ। अब जो मेरा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है छोटू, वो राइट है और ऊपर की तरफ है, इधर ही है ना। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट ज्यादातर मॉलिक्यूलर है या कोवेलेंट क्रिस्टल में है? बोलो। अब मुझे क्या क्या करना है? इस एलिमेंट को कहां पे पहुंचाना है? सोचो। पहले इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो क्या ये फ्री है या बॉन्डेड एटम्स है? तो इसको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड तोड़ के हटाना होगा। बोलो। मुझे एटम चाहिए, तो यहां पर मेरा डेल्टा एच डिसोसिएशन लगेगा। अब किस तरह से होगा वो देखना पड़ेगा, कैसा बॉन्ड है, किस तरह से टूटेगा। तो मेरा ये लगा। अब इससे मेरा क्या बनेगा? बोलो। आइसोलेटेड गैसियस एटम ना, अच्छे से सीखना छोटो, गैसियस एटम्स। चलो मैंने लिख दिया एक्स, तो क्या बन गया बेटा? एक्स जी बन गया ना। अब अगला काम क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एफिनिटी टोटल। ये तो अब आप इसके मास्टर हैं, आपको खूब अच्छे से पढ़ा हुआ, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। चलो अब इसके बाद मेरा क्या बन गया? वो x पर m माइनस एनायन बन गया ना। अब अगला काम क्या करना है? क्या करना है? एक्वस में जाना। जैसे वहां पे एक्वस में ले गए, यहां भी ले जाना होगा। क्यों सर? स्टेबिलिटी के लिए। आपने एनर्जी लगाया लगाया और सिर्फ लगाया है क्या? इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी के लिए उसे किसी एक्वस आयन में जाके हाइड्रेट करना पड़ेगा, एक्वस में हाइड्रेट करना पड़ेगा। या नहीं तो कोई एलिमेंट आएगा अपने आप वो बॉन्ड बना लेगा। मतलब जो एनर्जी हमने दी है वो एनर्जी मुझे मिलनी चाहिए। बोलो। जो एनर्जी मैंने दी है वो वापस होनी चाहिए, जितनी लगाई है उससे ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, तभी ना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो रिलीज दो तरीके से होगा, या तो आयन बना के छोड़ दो तो हाइड्रेशन करा, या नहीं तो कोई एलिमेंट ला के दीजिए, उससे वो क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी मैनेज करेगा किसको? इन सारे को। लगने वाली एनर्जी मैनेज होनी चाहिए ना। तो चलो फिलहाल हम लोग आइडियल केस में क्या ले रहे हैं? फिर से वाटर। तो वाटर में कौन सी एनर्जी रिलीज हो जाएगी? हाइड्रेशन। क्लियर हो गया अच्छे से? इस तरह से मेरा फाइनली क्या बन गया? x पर m माइनस एक्वस ना,
यही प्रोसेस मेरा यहां से वहां क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। क्या ये क्या कहलाया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। हो गया। अब यहीं से इसका क्या कैलकुलेट होगा? फिर से डेल्टा एच रिडक्शन। ये एल्जेब्रिक सम है किसका किसका? पहले डेल्टा एच डिसोसिएशन का, इसके बाद प्लस माइनस एफिनिटी का, और उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी का। बोलो, अब आपको बोलो ध्यान से। फिर मैंने क्या आपको सिखाया? फिर उसी तरीके से होगा। ई नॉट आर, क्या बोला? ये वैल्यू फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पॉजिटिव में ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ये हमारा डेल्टा एच रिडक्शन के। किस वैल्यू के? नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं रे, नेगेटिव। पॉजिटिव के इनवर्सली होगा, नेगेटिव के डायरेक्टली होगा। सर यहां तो उल्टा होना चाहिए। तो जैसे ही दिमाग कहे कि हाँ उल्टा होना चाहिए, पहले दिमाग से पूछो क्यों उल्टा होना चाहिए? उल्टा क्यों होना चाहिए भाई? हमने तो ऑलरेडी उलट दिया है। उसमें स्लैश के बाद वाला अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसमें स्लैश के पहले वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑलरेडी उल्टा हुआ। वर्टिकल लाइन के उसमें बाद वाला रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसमें पहले वाला, तो हमने ऑलरेडी एक बार उलट दिया है। फिर तुम यहां भी उल्टोगे मैथमेटिकली भी। समझ गए अच्छे से? ठीक है, देखिए क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या बोला? ई नॉट आर, जितना बड़ा पॉजिटिव उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। इस तरह से अब क्या क्या बातें हुई? एक्स पर m माइनस रिडक्शन लिखना है ना। कैसे ई नॉट आर का रिप्रेजेंटेशन होना? मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन दिखाओ। कैसे दिखाओगे? रिडक्शन दिखाना। बोलो, तो इस स्लैश के इधर क्या रखोगे? एक्स नॉन मेटल रखोगे या उसका आयन रखोगे? सोच के बताओ। नॉन मेटल रखोगे ना रे। क्या होना है यहां से यहां? गेन, रिडक्शन होना। तो रिडक्शन गेन होना है, तो इधर क्या रखोगे? नॉन मेटल। तो यहां मान लो आपने नॉन मेटल ले लिया X2, लेट। क्या ले लिया? X2 ले लिया, लेट। कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला में X2 हो जरूरी नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हिसाब से ले लिया। अब इधर लिया। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक तो यही है ना। ठीक से छोटो। तो बोलो वहां पे क्या लिखा? X2। अब इधर क्या लिखोगे? लेकिन कैसा? अब उसका एलिमेंटल स्टेट में क्या है? एलिमेंटल स्टेट में क्या है? इसलिए वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? गैस। लिथियम के केस में गैस था क्या? क्यों? एलिमेंट क्या था? सॉलिड। मुझे एलिमेंट से काम करना, तो चलो x माइनस क्या हो गया? एक्वस। अब आगे ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके लिए कौन सी चीजें? ई नॉट आर। अब हमने क्या बोला? ये क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू जितना ज्यादा, ई नॉट आर पॉजिटिव जितना ज्यादा, उतना ही हमारा कौन पावर ज्यादा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब रिएक्टिविटी, यही है ना। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो अब बोलो ये किन किन चीजों पर निर्भर किया? बोलो, किस किस चीज पर ये डिपेंड किया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगला बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन किसका वाला? नेगेटिव वाला। पॉजिटिव का इनवर्सली ना होगा। अगला बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ
हाइड्रेशन किसका वाला? नेगेटिव वाला। क्या आया समझ में? क्लियर हुआ अच्छे से? अब बात चलो लगाओ। अब मैं इसको किसके लिए कंपेयर कर रहा हूं अभी? हेलोजन के लिए। लेट कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, excuse me, and chlorine. किसकी किसकी रिएक्टिविटी ली गई? फ्लोरीन की और क्लोरीन की। टाइम हो गया क्या? एक मिनट। हाँ, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। हाँ पेपर दे एक बार, ये देखिए व्हाट्सएप देखिए। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की छोड़ दे क्या आज? हाँ लेकिन एक चीज समझ में आ रहा, पहले वाले में क्या कंपेयर करेंगे हम लोग? फ्लोरीन का कन्वर्जन गैस का किस में जाएगा? F माइनस एक्वस में। बोलो। और दूसरे वाले में क्लोरीन का कन्वर्जन किस में जाएगा? Cl माइनस एक्वस में। बैलेंस करना पड़ेगा आपको। अब पहले वाले का जो डेल्टा H रिडक्शन है ना, क्या क्या होगा इसमें? सबसे पहले बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किसकी लगेगी? फ्लोरीन की। उसके बाद बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितनी लगेगी? 1 मोल जितना है या उसका आधा? आधा ही ना। अगला इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी किसकी? फ्लोरीन की, 1 मोल का। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी किसकी? फ्लोरीन की, 1 मोल की। अब इधर आ जाओ, डेल्टा एच रिडक्शन इसका भी लिखोगे। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किसकी? Cl2 की, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी? Cl की, और माइनस हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी? Cl की। अब मुझे पता है कि दोनों में से कौन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पता है। इसका मोर नेगेटिव E नॉट आर है, बोलो, और इसका लेस नेगेटिव E नॉट आर है, ये मुझे मालूम है। वो बहुत ज्यादा है, बहुत का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस। अभी मैं दिखाता हूं, 2.97 और 1.3 के अराउंड, तो बहुत का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों का वैल्यू मुझे नहीं जोड़ा हुआ, नहीं पता अभी किसी का, लेकिन फिर भी बताओ कौन ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा एच रिडक्शन, ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्या लिखा था? E नॉट आर पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एच रिडक्शन का नेगेटिव। तो ऊपर का E नॉट आर मोर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मेरा क्या होगा? लार्ज नेगेटिव। कुछ समझ में आया? किसके रिस्पेक्ट में? नीचे वाला। ये क्या आएगा? लेस नेगेटिव। वो मोर नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव आएगा। अब मेरे से पूछा जाएगा वाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, या रिएक्टिव का मतलब यहां क्या है? ऑक्सीडाइजिंग ना, ऑक्सीडाइजिंग ना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, तो वाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। अब रीजन बताओ, रीजन ढूंढो।
तो पॉजिटिव देखो जो ज्यादा है उसके फेवर में कौन वैल्यू जाना चाहिए, पॉजिटिव कम होना चाहिए, नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ दोनों में से बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? आपको याद है मैंने कराया है, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है Cl2 का, Cl2 के बाद Br2, फिर F2 और इक्विवेलेंट टू I2। याद आया? क्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी 240 और फ्लोरीन की 150 के अराउंड 156। ठीक है, तो ये है 240 किलो जूल और ये है 156। आप 150 याद रखिए। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है, और एक क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में बोलो सबसे ज्यादा नेगेटिव में कौन ज्यादा है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर अगला कौन सा एक और यूज हो रहा है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में बता दो नेगेटिव में फ्लोराइड ना ज्यादा, फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आपके सामने में सब कुछ रखा हुआ। अब आप बताइए रीजन क्या बनाएंगे? फ्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम है, एक रीजन ये बनेगा, और दूसरा रीजन क्या बनेगा, हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा, क्योंकि एफिनिटी तो क्लोरीन की ज्यादा है। तो अब मुझे दो रीजन है मेरे पास, एक है लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन और दूसरा रीजन है हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोरीन। लेकिन अगर एक जवाब देना है तो क्या दूंगा, नेगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला? नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव बनाना है, सम को क्या बनाना है, नेगेटिव। तो आप यहां पर पहला आंसर लिखेंगे ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका जी, ऑफ फ्लोरीन ना। ये बड़ा और इंपॉर्टेंट रीजन हुआ, लेकिन साथ में एक क्या, लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत, तो शायद समझ में आ रहा होगा। भयंकर ज्यादा है 945 किलो जूल पर मोल। तो जैसे आज हमने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल समाप्त किया, सबको एक साथ जोड़ा, बेसिक थियरी हमने आज नॉन मेटल वाला भी आपको पढ़ा दिया। अगले पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में हम उसे कंपाइल हम लोग कर लेंगे, ठीक है, अगले क्लास के लिए छोड़ देते पे। थैंक यू। सभी लोगों का नोट्स अपडेटेड है, सभी का। 8वें लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में शायद डिस्कस हुआ था ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स में ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी डिस्कस हुई थी कि जैसे मेटल की रिएक्टिविटी उसका रिड्यूसिंग पावर है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है। वहां एलिमेंटल फॉर्म से कटायन बनना था एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ एलिमेंटल फॉर्म से एक्वस में, यहाँ एलिमेंटल फॉर्म से एक्वस में क्या बनना है, एक अनायन बनना। वहां पर तीन चीजें इन्वॉल्व थी डेल्टा एच के लिए, जो डेल्टा एच डेल्टा जी के साथ कनेक्टेड था और जो डेल्टा जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड था। पॉइंट ये था कि डेल्टा एच फॉर्मेशन या कन्वर्जन या ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा नेगेटिव में ज्यादा हो या पॉजिटिव में कम हो, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होने के चांसेस होते थे। और जब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता था तो रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वेशन में जो राइट साइड होता था वो मटेरियल हमारा स्ट्रॉन्ग कौन एजेंट होता था, रिड्यूसिंग। अगर वो लार्ज नेगेटिव, अगर काफी स्मॉल नेगेटिव है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, बट नेगेटिव होने का मतलब है वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। लेकिन कौन वाला मटेरियल, जो स्लैश था, जो वर्टिकल लाइन थी, उससे पहले वाली या बाद वाली, बाद वाली। और सिमिलरली हमने ये आपको समझाया था कि ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी में ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्वस आयन में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच रिडक्शन, इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व थी।
वहां डेल्टा एच ऑक्सीडेशन में 3 चीजें इन्वॉल्व थी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। यहां भी 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसके बाद डेल्टा एच रिडक्शन निकलेगा। ये डेल्टा एच रिडक्शन नेगेटिव में जितना ज्यादा हो और पॉजिटिव में जितना कम हो, इससे रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या मिलता है? पॉजिटिव में ज्यादा से ज्यादा। और जब पॉजिटिव में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो वर्टिकल लाइन के पहले वाला मटेरियल क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो लार्ज पॉजिटिव मिला तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गया, अगर स्मॉल पॉजिटिव मिला तो इफेक्टिव या गुड हो गया। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तब उस केस में वर्टिकल लाइन के पहले वाले मटेरियल को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी में काउंट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल का सीखा था। हमने आपको लास्ट में फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जाम्पल करवाया था, और एक एग्जाम्पल और दूसरा शायद करवाया था, किसका? क्लोरीन एंड आयोडीन, वही था। एक एग्जाम्पल हुआ था, सेकंड नहीं हो पाया था, बस एक ही था। एग्जाम्पल नंबर कुछ दिया है, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि कंपेयर, एक्सप्लेन वाई reactivity of chlorine is much higher than that of क्या जी? अगर मैंने दे दिया आयोडीन। अब सोच के आप इसका आंसर करें, क्या आंसर लिखें? क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्यों काफी ज्यादा है, किससे? आयोडीन से। सोचिए, बताइए। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या ज्यादा है, किसकी? तो क्या उसके वजह क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो क्या उस वजह से क्लोरीन मोर रिएक्टिव है? नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जिक्र यहां नहीं हो सकता, कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव है, तो वो क्लोरीन को कम करेगा, वो आयोडीन को ज्यादा रिएक्टिव बना रहा। तो यहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जवाब होगा और दूसरा हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि क्लोरीन छोटा होगा तो क्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी आयोडाइड से ज्यादा होगी। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? पहला लिखोगे हाई हीट, हाई एंथैल्पी, किसकी जी? क्लोरीन की। और दूसरा क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में ऑर्डर क्या होता है सबसे ज्यादा? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और दूसरा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ना, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका? क्लोरीन के केस में क्या आयोडीन के केस में? क्लोरीन के केस में। हीट ऑफ हाइड्रेशन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये ऐसे चलेगा ना लोग। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन को यहां फेवर करेगा? नहीं करेगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, वाइल लार्ज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी? ऑफ क्लोरीन वांट फेवर क्या जी? बोलो, इट्स रिएक्टिविटी ना, इसकी रिएक्टिविटी को वो फेवर नहीं करेगा। इसका मतलब है किसकी रिएक्टिविटी को? क्लोरीन की रिएक्टिविटी को, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ऑर्डर क्या होता है? आपको हमने पढ़ाया है, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, और कंपैरेबल है ये किससे? क्लोरीन की कितनी थी? वेरी गुड, 240। ब्रोमीन का अप्रोक्सीमेटली 200, 195 होता, आप 200 याद रखें। और इसका 156, हमने बोला था 150 याद रखिए, और ये 151। इसका मतलब है कि जो रेडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड आएगा, नहीं, वो क्लोरीन का किसमें कन्वर्जन होगा? Cl माइनस में। बोलो, होगा ना? ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी पॉजिटिव होगी या I2 वाली वैल्यू?
कौन बड़ी पॉजिटिव आएगी? क्लोरीन, ये प्लस 1.3 वोल्ट हो जाएगा और ये प्लस 0.5 वोल्ट में। देखो कितने ज्यादा का अंतर। पिछली क्लास में आपने फ्लोरीन का किया था प्लस 2.87 और क्लोरीन हो गया प्लस 1.337 होता, 3734 ऐसे कुछ होता। तो आपको समझ में ये आ गया, इसीलिए क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव हो गया किससे? आयोडीन। तो अब ये एलिमेंट तक चीजें ही नहीं रहेंगी, ये तो हमने स्टार्ट करा था आपको सीखने के लिए, कहां से? एलिमेंट्स से। अब ये खेल रेडॉक्स पोटेंशियल का दूसरे मटेरियल पर भी जाएगा, दूसरे एग्जाम्पल्स पर भी अप्लाई होगा। दूसरे एग्जाम्पल्स पर अप्लाई होने का मतलब क्या हुआ? वो एलिमेंट ना होके कंपाउंड भी हो सकता। तब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कैसे बात करें? हमने आपको पिछली क्लास में बड़ी अच्छी बात ये बोली कि देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो रिड्यूसिंग, बीच वाला इंटरमीडिएट। हमें लगता है कि इंटरमीडिएट दोनों एजेंट होगा, लेकिन हमने आपको क्या बोला? वो कौन सा एजेंट होगा ये मैथमेटिकली उसका कौन सी वैल्यू डिसाइड करेगा कि वो कौन एजेंट होगा? उसका रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू। अलग अलग चीजों में जाने के लिए रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा कि वो स्ट्रॉन्ग कौन एजेंट है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने ये भी बोला कि ये एक दिन में आप नहीं सीखेंगे कि बीच वाला कौन सा स्ट्रॉन्ग और बीच वाला कौन सा वीक है। तो इसकी अब लिस्टिंग शुरू की जाए। अब हम लोग इसकी लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग से धीरे धीरे ये आइडिया डेवलप होते जाएगा और एक रिडक्शन पोटेंशियल का एक सीरीज हम आपको देंगे, जिसमें आपकी मतलब पूरी सिलेबस फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों को मिला के कुल जितने सब्सटेंसेस यूज होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में, उसका मैंने एक लिस्टिंग कर दिया है। आप उसकी इफेक्टिविटी कम से कम याद रखेंगे, और वो भी रटना नहीं है, जाके धीरे 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 वो दिमाग में बैठते चले जाएगा कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है। ठीक है, चलो तो हम लोग अब आते हैं किस पर कहानी लेके? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्टिविटी। अभी तक एलिमेंट का हो रहा था ना, अब किन का होना है? कंपाउंड्स का। सब्सटेंसेस लिखते हैं, एलिमेंट भी आ जाएगा और कंपाउंड्स भी आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? हमें एक सीरीज बनाना है जिसमें ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट लिखना। तो ऊपर की तरफ मेरा, हम धीरे धीरे एक सीरीज बनाएंगे जिसमें ऊपर की तरफ मेरा E नॉट आर किस में बढ़ेगा? नेगेटिव में। और नीचे की तरफ हमारा E नॉट आर किस में ज्यादा होगा? पॉजिटिव में। और जो ये जिस इक्वेशन के लिए लिखा जाएगा उस इक्वेशन में एक वर्टिकल लाइन से सेपरेशन आएगा और एक सब्सटेंस यहां कुछ होगा, बोलो, और एक सब्सटेंस यहां पर कुछ होगा। यहां से यहां में ऑक्सीडेशन हुआ रहेगा या रिडक्शन? रिडक्शन ना, तभी तो मैं किसका ऑर्डर लिख रहा हूं? रिडक्शन पोटेंशियल का। यहां से वहां जाने में क्या हुआ रहेगा? रिडक्शन। अब हमने बोला कि मेरा E नॉट आर नेगेटिव बढ़ रहा है तो ऊपर रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है। किसका? रिड्यूसिंग पावर किसका बढ़ रहा है? एक्स का या वाई का? वाई का ना। रिड्यूसिंग पावर ऑफ वाई इंक्रीजेस। क्लियर है? लेकिन जिधर E नॉट आर मेरा क्या है? पॉजिटिव, ज्यादा, यहां पर मेरा कौन सा पावर बढ़ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। सही है? ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका बढ़ रहा है? वाई का या एक्स का? एक्स का। अच्छे से सीखते जाएंगे। क्लियर है चीजें? चलो आज जैसे ये सीरीज हमने दिखाया था, एक मिक्स्ड सीरीज, इसमें ढेर सारे सब्सटेंस हैं, लेकिन आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग और वीक वाला ये बाइफरकेट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये नेगेटिव में, ये सब क्या है? नेगेटिव में। मान लो 0.75 को हमने एक अच्छा नेगेटिव बोला, लेट ऐसा मान लिया। 0.5 को भी बोल सकते हो, कोई ऐसी जरूरी नहीं कि 0.75 से ही बोला जाए। चलो 0.5 को बोल दिया। 0.5 को हमने क्या बोला? मतलब वहां से मेरा ठीक ठाक रिड्यूसिंग एक्टिविटी शुरू होती है।
तो इसका मतलब इस चीज को देखो, ये रिड्यूसिंग हो गया, मतलब ये मेरा, क्या आपको समझ में आया? मतलब ये सारा मटेरियल मेरा कौन एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर इसी तरीके से 0.5 के ऊपर मैं जाऊं ऑक्सीडाइजिंग में लेके, तो ये देख रहे हो आयोडीन के पास से, तो इसका मतलब ये वाला मेरा सारा कौन एजेंट हो गया? बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ऊपर जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। देखो अभी हमने क्लोरीन का यूज किया था, ये देख रहे हो 1.36 यूज किया ना क्लोरीन का 1.36। आयोडीन का देखो अभी ने 0.5 बोला था, देखो है ना 0.54। ठीक है, बोलो। अब ये सीरीज में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग कुछ कुछ अब इसको एनालाइज करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना करके हम लोग लिखेंगे कि कैसे हम लोग इसको मेमोराइज कर सके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं, मेटल्स आर बाय बर्थ रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, और रिड्यूसिंग पावर है लेफ्ट हैंड डाउन। बोलो, अब इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का सीरीज बताओ, कौन कौन आ गया? लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वैनेडियम और मैग्नीज इक्वल था, याद आया? वैनेडियम एंड मैग्नीज इक्वल था 1.18। उसके बाद हाँ टिटेनियम भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हो, टिटेनियम भी लिख सकते हो, अभी इतने पर रहने दो। उसके बाद बोलो जिंक, नहीं जिंक से पहले क्रोमियम ना 0.2, उसके बाद जिंक 0.76, आयरन तक जा सकते हो क्योंकि आयरन था 0.44। बोलो, ये सब जो लिखे हो किसके लिए लिखे हो? किस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए डी ब्लॉक लिखे हो? +2 के लिए। याद करो, ये वाला जो सारा लिखे हो ये किसके लिए लिखे हो? +2 के लिए ना, मतलब ये M2+ में कन्वर्ट हुआ है ना मेटल, इसी के लिए ना ये ऑर्डर है। इन सबको हमने यहां तक एक अच्छा क्या बोल दिया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सारे एस ब्लॉक मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक बेरिलियम को छोड़ के, बेरिलियम हटा, मैग्नीशियम नहीं, बेरिलियम, मैग्नीशियम काफी ऊपर। तो ये चीजें अच्छे से हम लोग के क्लियर, वैल्यू तो हम लोगों ने कई बार किया हुआ है, एक बार और आ जाएगा। अब इसके बाद वैसे मेटल, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकल, ये भी +2 में ले गए थे हम लोग, याद करो, या टिन लेड, ये भी +2 में ले गए थे, याद गया? ये सारे किस में गए हुए? +2 में। लेकिन धीरे धीरे ये सब हमारा मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट होगा, या होगा कि नहीं होगा? मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। और इसके बाद हाइड्रोजन आ गया, याद करो, वन जी रिडक्शन। बोलो, तो रिडक्शन के लिए क्या लिखा जाएगा? चलो हाइड्रोजन ही रखते बस ऐसे। अब इसके नीचे जो मेटल है उनका ई नॉट आर, चाहे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, नहीं है, प्लस प्लैटिनम है, और क्या बोल सकते हो 4D या 5D सीरीज मेटल्स ना, सारे की मोस्टली इन लोगों के बारे में अपना क्या ख्याल था? ये सब कैसे हैं? या तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, या नहीं तो और नोबल मेटल्स है ना, नोबल मेटल्स का मतलब हुआ बहुत ज्यादा वीक। क्या हम लोग ये सीख गए? तो मेटल में तो आ गया, एलिमेंट में तो आ गया कि कौन कौन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर थोड़ी देर के लिए लैंथेनाइड्स को कोई बोले तो लैंथेनाइड को भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट करोगे, ऐसे रफली याद रखोगे। लैंथेनाइड्स का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से कंपैरेबल है। रिडॉक्स पोटेंशियल किससे कंपैरेबल है? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम से कंपैरेबल है। किसका? लैंथेनाइड्स का। कुछ का मैग्नीशियम से, कुछ का एल्यूमिनियम से, कुछ का इन दोनों से एक आध में थोड़ा सा नीचे है, कुछ का इन दोनों से थोड़ा सा ऊपर। तो इनका रिडॉक्स पोटेंशियल
इसीलिए अब एक अगला पॉइंट क्या बन गया यहां पर, सेकंड नंबर में मैं लिखूंगा वो, लैंथेनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लेस रिएक्टिव मेटल्स, हाईली, देयर रिएक्टिविटीज आर कंपेरेबल विद मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। एग्जैक्टली किससे है, कैसे है, वो इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी हम लोग फिजिकल में इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर पॉइंट में क्या लिखो, रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग पावर, सही है, देखते जाओगे, ऑफ किसका, लैंथेनाइड्स आर कंपेरेबल विथ दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कभी कभी कैल्शियम्स, इनऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छे से समझोगे, समटाइम्स विथ कैल्शियम, रेयर ही कोई होगा। अच्छा चलो, इसका मतलब है मेरा जो इनका ई नॉट आर है, जरा आराम से, लैंथेनाइड्स के लिए, किसके लिए बोलो, इक्वेशन बोलो क्या लिखा जाए, वर्टिकल लाइन के पहले क्या और बाद में क्या, बोलो, m पर कितना प्लस, 3 प्लस, अगर आपने क्या लिख दिया 2 प्लस तो गड़बड़ हो जाएगा, और इधर क्या लिखना है m। क्लियर हो गया, हमारा मेटल किस में गया है 3 प्लस में, तब जो मेरा ये होगा ये कंपेरेबल होगा किससे, ई नॉट आर एल 3 प्लस ऑब्लिक एल और Mg2 प्लस ऑब्लिक, क्या आपको आई चीजें समझ में, बोलो। तो हमने यही समझाया कि लैंथेनाइड्स को आप इस तरह से क्या बोलेंगे, कम रिएक्टिव मेटल्स के हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो आप यहां पे लिखेंगे दैट इज लैंथेनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो काफी रिएक्टिव मेटल्स। कोई डाउट, बोलो, चल देखते जाओ। तो एक पॉइंट और सीख गए हम लोग, तो मेटल पर कहानी फिलहाल हम लोग स्टॉप करते हैं, अब आते हैं अगले लिस्ट पर। थर्ड पॉइंट, अब नॉन मेटल के बारे में बातें की जाए। नॉन मेटल्स हाईली रिएक्टिव भी है, बोलो, हाईली रिएक्टिव का मतलब स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग की वीकली ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रांगली ना, और नॉन मेटल्स ध्यान से लेस रिएक्टिव भी है। लेस रिएक्टिव का क्या मतलब हुआ, वीकली ऑक्सीडाइजिंग ना, बोलो क्या हो गया, वीकली ऑक्सीडाइजिंग। नॉन मेटल्स इनर्ट भी है, ऐसे भी नॉन मेटल्स, और ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो हाईली रिड्यूसिंग भी है, हाईली रिड्यूसिंग भी। हाईली रिड्यूसिंग का क्या मतलब हुआ, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज। अब ये सारी चीजें डिसाइड करेगा अपना रेडॉक्स पोटेंशियल ना, सॉरी स्ट्रांगली रिड्यूसिंग ना, हाईली रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। आइए सर, कैसे 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 कैसे, सबसे पहले नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी का जनरल ट्रेंड क्या था, राइट एंड अप, यही है ना, जनरल ट्रेंड ऑफ नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी, सही है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस ग्रुप के नॉन मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते होंगे, हेलोजन वाले, हेलोजन ही ना, ठीक है। सीखते जाओ। देखिए ठीक से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ओजोन ऑक्सीजन, ये सब किस में आया,
हाईली रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव आयोडीन। कौन आया? इनर्ट नाइट्रोजन एंड 8 मेंबर्स, नॉन मेटल ही है ना। रिड्यूसिंग बाकी जो बच गया, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन एंड सिलिकॉन। तो ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि सभी को क्या पता रहता है नॉन मेटल कैसे एजेंट है। तो ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो गई। नॉन मेटल्स आर नेसेसरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इधर वीक और स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन। फिर से बोलो, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन। दीज आर नॉन मेटल्स विच आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग इन नेचर। फिर से एग्जांपल्स बोलिए कौन कौन है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन। ये कौन वाले नॉन मेटल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? फिर से बोलिए, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन। क्लियर हो गया? क्या कोई और नॉन मेटल बच रहा है? नहीं, 16 तो नॉन मेटल ही है। 6 इनर्ट गैस निकल गए, 4 हेलोजन ऊपर चला गया, 6 4 10, एक ऑक्सीजन ऊपर गया, 11 हो गया ना। 11, एक नाइट्रोजन 12, उसके बाद कार्बन ले ही लिया, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन चारों ले लिया, 16 हो गया। और 2 मेटल वाइड भी ले लिया। बोरॉन सिलिकॉन को कैसा यूज करते हैं ज्यादा? नॉन मेटल की तरह कि मेटल की तरह? नॉन मेटल। वो ऐसे मेटल वाइड है जो मोस्टली नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। पढ़ा है? ठीक है। तो अब आ जाओ, अब इनका रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ा देख लो। ये वाला तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इनका देख लो। किनका किनका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी हमने आपको करके भी दिखाया। क्लोरीन प्लस 1.37, आयोडीन प्लस 0.54, ऑक्सीजन एसिड मीडियम प्लस 1.23। देख लो। चलो अब सीरीज ओपन करते हैं। ये देखो, ये लार्ज नेगेटिव वाले वैल्यूज हमने लिए लिया। मतलब इस चीज को देखो, ये ठीक से गौर करो। अगर आपने ई नॉट आर लार्ज नेगेटिव लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब आपने लार्ज नेगेटिव लिया, तो लार्ज नेगेटिव का इस पेज में सारे क्या है? लार्ज नेगेटिव। -0.76 तक है। इसका मतलब मेरा बाद वाला जो पॉइंट है वो कैसा एजेंट होगा? स्ट्रॉन्ग। वर्टिकल लाइन के बाद वाला बोलो। तो चलो पकड़ो ठीक से, पहले को छोड़ दो, ये इनऑर्गेनिक के समय में सीखोगे। अब इसको रहने, ये सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि कोई ऐसा ना समझे कि भाई लिथियम से ज्यादा नेगेटिव किसी की नहीं हो सकती। क्या? ध्यान से सुनो, क्या मेरा लिथियम एक्सप्लेन्ड है? क्या मेरा सीजियम एक्सप्लेन्ड है? क्या मेरा रबिडियम एक्सप्लेन्ड है? पोटेशियम एक्सप्लेन्ड है? स्ट्रोंसियम नॉर्मल एक्सप्लेन्ड है जो 2+ में जाएगा, एस ब्लॉक। क्या ये मेरा एक्सप्लेन्ड है? सोडियम एक्सप्लेन्ड है? बोलो। चलो, एनडी वाला भी एक्सप्लेन्ड नहीं है, ठीक है, हम लोग जाएंगे उस पर। पीएम वाला एक्सप्लेन्ड नहीं है। लैंथेनम एक्सप्लेन्ड है? कैसे लैंथेनम? कैसे? 3B ग्रुप। 3B ग्रुप क्या पढ़ाया था? 3B ग्रुप एस ब्लॉक की तरह हाईली रिएक्टिव है, उसके प्रॉपर्टीज के ट्रेंड भी एस ब्लॉक की तरह पढ़ाया है ना। तो 3B ग्रुप हाईली रिएक्टिव मेटल है कि लो रिएक्टिव? हाईली। वहां पर कोई पुअरिंग ऑफ शील्डिंग वगैरह नहीं है। स्कैंडियम की लार्ज नेगेटिव है, तो इट्रियम की और लार्ज नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ रिएक्टिविटी एस ब्लॉक में जाता है। तो 3B ग्रुप मेरा एक्सप्लेन हो गया या नहीं हो गया? चलो मैं यहां पे ये भी लिख रहा हूं, 3B ग्रुप, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम। क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या वीक रिड्यूसिंग एजेंट? हाईली रिएक्टिव मेटल्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जो इनका ई नॉट आर होगा
कौन वाला, कौन वाला, M3+ ना, किसमें जाएगा, M में। ये क्या होगा, लार्ज नेगेटिव। कुछ आया समझ में, 3B ग्रुप की कहानी हो गई। अब अभी देख लो, हाँ इसमें रिएक्टिविटी किधर की तरफ जाएगा, ऊपर या नीचे, लाइक एस ब्लॉक ना, रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग पावर नीचे, जबकि नॉर्मली डी ब्लॉक में किधर जाता है, ऊपर, डी ब्लॉक में ऊपर, रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग पावर नीचे। अब अभी हमने किया लैंथेनम की वैल्यू, बस देखना है, गौर करो, एक्सप्लेन हो गया, -2.379 या -2.4 बोल लो। देख लो लैंथेनम से लैंथेनम 3+ है ना, तो -2.4 कम है या ज्यादा, बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं किस टक्कर में, ये सोडियम के टक्कर में आ रहा है, और आप देख रहे हैं मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो लैंथेनम वाला क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, मैग्नीशियम क्लियर है, सीरियम क्लियर है, लैंथेनाइड्स अभी ना किया, किससे कंपैरेबल था, मैग्नीशियम, और जरा मैग्नीशियम की वैल्यू देखो, ये है मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम की वैल्यू देखो, है ये देखो एल्यूमिनियम, ओ सॉरी ये ना 1.6 वाली होगी, ये होगी है। अच्छा स्कैंडियम भी देखो, एक्सप्लेन हो गया है कि नहीं है जी, स्कैंडियम भी एक्सप्लेन हो गया। इट्रियम हमने छोड़ दिया जान के, जब स्कैंडियम लैंथेनम 2 लिख दिया। अभी अब बारी है लैंथेनाइड्स को समझा रहा हूं, तो आप जरा देखें क्या सीरियम की वैल्यू इन दोनों के बीच में है या नहीं है, सेमेरियम देख लो, पकड़ में आया, गैडोलिनियम आया पकड़ में। तो आपको स्पष्ट ये चीजें दिखी या नहीं दिखी, स्पष्ट ये चीज दिखा क्या, हाँ कि हमारा लैंथेनाइड्स और एक्टिन, लैंथेनाइड जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, उनकी रिएक्टिविटी कंपैरेबल है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। अभी जो वैल्यू दिख रहा है वो ज्यादातर किसके क्लोज दिख रहा है, मैग्नीशियम के ना, बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट आएंगे जिनका वैल्यू एल्यूमिनियम के क्लोज दिखेगा, तो मेरा अभी पूरा का पूरा उतना एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। तो चलो सेमेरियम भी एक्सप्लेन कर दिया, सीरियम भी एक्सप्लेन, गैडोलिनियम भी एक्सप्लेन, क्लियर है। अभी देखते जाओ क्या ये दोनों एक्सप्लेन हो गया या नहीं, एनडी और पीएम। एनडी और पीएम एक्सप्लेन हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ। नियोडीमियम और ये वाला दोनों बोल रहा हूं, ND2+ और PM2+, क्या ये एक्सप्लेन हो पाया या नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। हेलो हेलो, हाँ हाँ ओके, तो क्या आपको आया ये समझ में, बोलो। अब ये दोनों मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, ये कभी नहीं समझेंगे कि अच्छा सर ने तो बोला था कि लैंथेनाइड्स हाईली रिएक्टिव है, तब तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, नहीं वो मैंने एक्सप्लेन अभी नहीं किया। कैसे, कैसे, लैंथेनाइड्स ना हाईली रिएक्टिव है, यहां कौन रिएक्टिविटी दिख रहा है, रिड्यूसिंग पावर, लैंथेनाइड का डाइवैलेंट ना। तो अब चलो इस पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो कैसे सीखो, सीखते जाओ। पॉइंट नंबर 5 ले रहा हूं, लैंथेनाइड्स अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, जरा सोच के देखिए, तो लैंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। आपने पढ़ा हुआ है, ऑल लैंथेनाइड्स हैविंग +3 वेरी कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो, सभी लैंथेनाइड्स के +3 कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन फिर भी न्यूमेरस मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो क्या शो कर सकते हैं, कैन शो +2, कैन शो +2 ऑल्सो। तो सोचो जो लैंथेनाइड +2 होगा, जो भी लैंथेनाइड्स किस में जाएगा, +2 में है, वो तुरंत किस में जाना चाहेगा, क्या आपको आया समझ में। इसलिए इसके पास कैसी फिजिबिलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन टेंडेंसी,
बोलो, क्योंकि 3 क्या है इसका, स्टेबल। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन टेंडेंसी रखता हो, बोलो वो कौन एजेंट हो गया, इसीलिए कैसे एजेंट हो गए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर आपको Sm+2 आ जाए, Eu2+ आ जाए, समझ रहे हो, Nd2+ आ जाए वगैरह, Yb2+ आ जाए, ये सब स्ट्रॉन्ग कैसे एजेंट हो जाएंगे, रिड्यूसिंग, क्योंकि ये सारे किस में जाने चाहेंगे, इसलिए इनके +2 का +3 में जाने का नहीं जी, मतलब इस पेयर का जो रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो लार्ज नेगेटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, समझ गए। तो चलो अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप चेक करें, क्या अभी वही चल रहा था कि नहीं, अब देख लो कितना शानदार समझ में आया ये। पीएम, प्रोमीडियम, नियोडीमियम, हमने सेमेरियम नहीं दिया, Gd2+ नहीं लिखा, सभी के बारे में कॉमन बात हो गई कि अगर वो लोग भी आएंगे तो स्ट्रॉन्ग कौन एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग। देख रहे हो ये सारा +2 के फॉर्म में है कि नहीं है, क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो आप बढ़िया से ये चीज सीखे। अब एक पॉइंट आइए, किसमें, कहां 4 लिखा हुआ, 3 में न जाएगा, नियोडीमियम, वो बाद की बात है, अभी मैं 2+ की बात कर रहा हूं कि अगर आपने कोई लैंथेनाइड्स +2 में बनाया तो वो कैसा हो, एजेंट होगा, रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा। क्यों रिड्यूसिंग होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसे +3 में जाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी। हाँ बोलिए, जो बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ फिर से बोलो। हाँ हाँ, इन दोनों से कम, बाकियों से कह रहे हो, हाँ। तो मैंने ये दिखाया कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको बाकी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, बस आप क्या देख रहे हैं कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल लार्ज नेगेटिव। अगर वही रहता, मान लो कि मैंने पढ़ाया कि देख भाई +2 में है, वो 3 में जाना चाहेगा, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और वैल्यू निकल जाता -0.2, क्या जस्टिफाइड था। मतलब क्या है, मैं इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को फिजिकल के मैथमेटिकल वैल्यू से मैच करवा, क्लियर हो गया। मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि बाकियों से कंपैरिजन, वैल्यू का रेंज देख करके फिलहाल मैं मैच करवा रहा हूं, कंपैरिजन तो एलिमेंट का आप कर चुके हैं, ठीक है, और वही आपसे पूछा भी जाए, बाकियों में क्या ध्यान में रहना है, वो कौन एजेंट है। तो क्या मैं अगर वैल्यू बोल देता याद रखने तो आप रख पाते नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट से आपने मेमोराइज किया, तो क्या आपको एस ब्लॉक का लार्ज नेगेटिव होने के पीछे का कॉन्सेप्ट हुआ ना, अच्छे से सीख गए ना। तो अब उसकी वैल्यू आप नहीं भी याद रखते हैं तो समझ में आएगा ना कि लार्ज नेगेटिव होनी है भाई, क्लियर है, बैठिए आ जाओ। अब और बाकी वैल्यू देख लेता हूं, सब धीरे धीरे कम होगा। अच्छा आ जाओ लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स पर एक पॉइंट और, इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था, जो नहीं भी क्लास करे होंगे कभी, वो भी फिर से मैं बता दे रहा हूं। लैंथेनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कुछ लैंथेनाइड्स हैं जो +2 भी शो करते हैं, सॉरी अधिकांश करते हैं, लेकिन +2 को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होती है। 4 लैंथेनाइड पढ़ाया था जो +4 शो कर सकते हैं। टीबी पर एनडीटीबी, देखो याद आया, एक सीरियम उसके अलावा एक्स्ट्रा था, याद आया जी, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यहां ध्यान दो, 5 के बाद नहीं, इसी में पॉइंट बढ़ेगा। फ्यू लैंथेनाइड्स कैन शो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। कौन है ये लैंथेनाइड्स जो +4 दिखा सकते हैं, एक तो सीरियम बोला, एंड बाकी कैसे बोला था, टीबी पर एनडी, फिर से टीबी, देखो एनडीटीबी, ठीक है। 4 मेंबर हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4,
टीबी पर एनडी, टीबी फॉल्स ले लिया, देखो देखो से क्या आया, डी वाला मेंबर एक ही है, डी वाई डेस्प्रोशन। इनके क्या हो सकते हैं, 4। याद रखना भी सिंपल है, एक तो सीरियम अलग ही है, उसके बाद क्या याद रखा, टीबी पर एनडी टीबी, तो टीबी वही याद रखने के लिए हमने किया, देखो याद आया। सॉरी, अब इनका क्या पॉइंट है, दैट इज ये जो लैंथेनाइड्स हैं कितने प्लस वाले, 4 प्लस वाले, ये किस में जाना चाहेंगे, 3 में। ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन टेंडेंसी होगी या नहीं होगी, लैंथेनाइड्स का सबसे कॉमन और स्टेबल कौन सा है, तो जो 2 वाला है वो 3 पे जाना चाहेगा, जो 4 वाला है वो भी 3 पे आना चाहेगा, इसलिए यहां पर कौन सी टेंडेंसी होगी, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन टेंडेंसी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन टेंडेंसी हुई तो ये कौन एजेंट हुआ जी, कैसा ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग जाना चाहेंगे, तो ये कौन एजेंट हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया। तो मुझे क्या चेक करना है इस तरह से, जो मेरा C4+ बोलो स्लैश के बाद C क्या लिखना पड़ेगा, 3+। क्लियर आया समझ में। लेकिन अगर मैंने गलती से क्या लिख दिया यहां पर 2+ या 1+ या न्यूट्रल, तो गलत हो जाएगा। इसका E0R क्या रहेगा, पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव या स्मॉल पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव। इसका जो E0R होगा वो क्या होगा, E0R लार्ज पॉजिटिव। क्या आया समझ में। अब मैं वैल्यू आपको दिखाऊंगा, इसी की तरह बाकी का भी आएगा या नहीं आएगा। यहां पर क्या लेना पड़ेगा, यहां पर क्या लेना पड़ेगा, अगर एनडी लिया तो यहां क्या लेना पड़ेगा, यहां पे क्या यूज नहीं कर सकते हैं, मेटल। क्या यूज कर सकते हैं, नहीं। अगर ये यूज किया तो फिर कुछ और हो जाएगा, फिर देखना पड़ेगा क्या ये उसमें जाना चाहेगा कि नहीं, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी हमारी। अब कहीं ना कहीं वैल्यू होगा हमारे सिलेबस में। सीरियम 4+ को कई बार बोला गया है कि भैया बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसे, 4+ को। लेकिन बोलना पड़ेगा कब, जब वो सीरियम किस में कन्वर्ट होगा, 3+। तो चलो आ जाओ, हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जहां हमें सीरियम 4+ दिखे। ढूंढिए इधर, 4+ को किस में ले जाना है, 3+। तो क्या इस सीरीज में मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पॉजिटिव वाले वैल्यू में मिलेगा वो। क्या आया समझ में। देखो इधर यहीं पे होगा, इस वाले सीरीज में कहीं है, एक मिला, कौन मिला, इस वाले में है, सेकंड वाले में, इधर होगा इधर। हाँ अरे देखना आराम से, ढेर मिलेगा ना, दिखा 3.1। टीबी किसमें है, 4 से किसमें गया, PR 4 से किसमें गया, सी भी कहीं ना कहीं लिखा होगा मैंने, इस वाले में। अरे ये देखो दिखा, अब देखो कितना खतरनाक है ये रेडॉक्स। अगर यहां पे 4 और यहां 3 लिया तो +1.6। हालांकि ये वैल्यू थोड़ा सा ये है, टाइपिंग एरर है, थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था इसको। चलो अभी रहने दो, भी जो वैल्यू है मैं उसी को देख रहा हूं। टाइप करने के लिए जो मैंने दिया वहां पे कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन अभी रहने दो, आ जाएगा वो। हमने बोला सीरियम 4 और यहां 3 है, तो पॉजिटिव में इतना ज्यादा 1.7 होता है एक्चुअली, तो +1.7, और यहां 3 कर दो, यहां 2 कर दो, याद आया, तो वो प्लस की जगह खतरनाक माइनस हो जाए।
तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से न थोड़ा वैल्यू चेंज हो सकता है, बल्कि कई बार महा पॉजिटिव से महा नेगेटिव हो सकता है। एक्चुअली एक ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने से आयोनाइजेशन हाइड्रेशन का खेल बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, स्टेबिलिटी का खेल बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। क्या आपको आया समझ में अच्छे से, बढ़िया से क्लियर हुआ? तो हमने लैंथेनाइड 4+ वाला देख लो, ये भी एक्सप्लेन किया, ये भी। और कहीं होगा? नहीं, अब नहीं होगा, मैंने 3-4 ही दिया ही था, अब 4+ वाला मैंने यूज नहीं किया। तो एक और क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब फिर आ जाओ, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे सीरीज में जो हमने लिखा है 25-30 वैल्यू, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक से आइए, अगला पॉइंट ये है, बाकी जो मेटल वाली सीरीज में था वो भी चेक करते हैं। एल्यूमिनियम एक्सप्लेन्ड, मैग्नीज एक्सप्लेन्ड, हालांकि ये -1.18, हाँ सही है, सही दिया हुआ। क्रोमियम एक्सप्लेन्ड -0.9, ठीक से। जिंक एक्सप्लेन्ड -0.76, क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक से देखो। क्या आया समझ में? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट H-। अच्छा, ये हाइड्राइड थोड़ा रुक जाते हैं, इसको और अच्छा एग्जांपल लेके करते हैं। अभी हम लोग दूसरे मूड में, तो इसको छोड़ते हैं। ऊपर भी छोड़ा है 2 एग्जांपल। अच्छा चलो, ऊपर अब एक एग्जांपल और एक्सप्लेन करता हूं। कितना नंबर था ये? 5, 6 एक्टिनाइड्स। क्या लिया? एक्टिनाइड्स का भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4, सॉरी +3। एक्टिनाइड्स का भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी है कुछ का। एक्टिनाइड्स में कहानी है, पहला मेंबर क्या है? थोडियम, उसके बाद प्रोटेक्टिनियम Pa, उसके बाद बोलो यूरेनियम, फिर नेपच्यूनियम, फिर प्लूटोनियम, फिर एमेरेशियम, फिर 95-96 क्यूरियम, बोलो, है ना ऐसे? ठीक है, चलो आगे ऐसे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, इनका सभी का क्या है? 3। सभी का पहले क्या बोला? ऐसे बढ़ते जाए। उसके बाद थोडियम का 3 नहीं हो, थोडियम का 3 रेयर होता है, लेकिन रेयर होता है, वो नॉर्मल स्टेट में काउंट नहीं होता। थोडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा? 4। क्लियर है? थोडियम सिंगल क्या शो करता है? 4। धीरे धीरे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बढ़ेगा। अभी हम लोग एक्टिनाइड पढ़ नहीं रहे हैं, बस सिंपली ऐसे समझा रहे हैं। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे डी ब्लॉक में नहीं था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारा रेंज बढ़ेगा। अगर मैं यहां कंक्लूजन डाल रहा हूं कि थोडियम, इसका मतलब मैंने अगर 3+ में रखा, किस में रखा? सोच समझ के जवाब दे। ये किसमें जाना चाहेगा? 4+ में। किसमें जाना चाहेगा? तो क्या इसके पास वेरी स्ट्रॉन्ग कौन सी टेंडेंसी होगी? ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। तो कौन बन गया? वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, बहुत ही पावरफुल कौन एजेंट बन गया?
तो आपको अभी से, ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे बाद में कि ये बढ़ता है 4 5 6 इस तरह करके ये बढ़ेगा, वो बाद में पढ़ोगे। तो मैंने ये बोला कि थोरियम की 3+ जो है, आप अनुमान लगाइए ये ऐसा वैसा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ। कारण न सिर्फ ये 4 में जाना चाह रहा, बल्कि ये होता नहीं है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है उसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, मतलब जो होता है उसके तरफ जाने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा होगी अनुमान है। इसका मतलब ये कैसा एजेंट आया भैया, बहुत ही बोलो क्या ये सीरीज में मेरे लिथियम वाली वैल्यू से भी ज्यादा बड़ा नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ। तो आप सोचिए जैसे जैसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया बढ़ेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, खुद ब खुद ही आप ये और अच्छे से समझने लगेंगे। बोलो हाँ, सब नहीं लिया फिर भी अभी है, वैल्यू आगे भी है, अभी अच्छे खासे हम लोगों के पास नहीं ना। सब यही सीख जाओगे तो फिर इनऑर्गेनिक में क्या बचेगा। ये 3 बार पढ़ा है, एक बार रेडॉक्स में भी पढ़ा, एक बार इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे और खतरनाक लेवल पर, और उसके बाद एक बार फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी हम लोग एलिमेंट्री स्टेट पर इन चीजों पर काम कर रहे थे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स क्लियर हुए या नहीं हमारे, ठीक है। जो बच गए उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। आयरन मेरा एक्सप्लेन्ड है, बोलो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट याद है, 3 और 6 बहुत स्टेबल, इसीलिए 2 को किस में जाने की टेंडेंसी होगी, 3 में जाने की टेंडेंसी होगी, बोलो। तो 3 में जाने की जब टेंडेंसी होगी तो ये भी हमारा अच्छा कौन एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या एक्सप्लेन हो गया वैल्यू, बोलो, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था 4D 5D में कैडमियम ऊपर है, क्या बोला था, हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कौन बोला था, ऊपर जिसका E0R नेगेटिव है, कौन बोला था, ऑल S ब्लॉक, सारे S और P ब्लॉक मेटल सारे, प्लस सारे के सारे कौन 3D सीरीज, किसको छोड़ के, कॉपर ना, और 4D 5D सीरीज से एक कैडमियम अकेला। क्या ये वैल्यू जस्टिफाइड हो गया, कैडमियम देख लो, 4D 5D सीरीज से कैडमियम है जो हमारा किधर है, ऊपर, बोलो। क्या आपको याद है टिटेनियम का 4 और 3 स्टेबल था, थोड़ा स्लाइटली, और 2 अनस्टेबल, याद आया। तो 2 3 में जाना चाहेगा या नहीं, तो 2 अगर 3 में गया तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, 2 अगर 3 में जाना चाहेगा तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो टिटेनियम 2 कौन एजेंट हुआ, क्या ये वैल्यू बता रहा है कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर हो गया। कोबाल्ट वाला सीरीज में नीचे किया था, एक्सप्लेन्ड, बोलो। आयरन, हाँ अब देख लो फिर से हमने जो पढ़ाया आपको वो क्या पढ़ाया था, आयरन के किस स्टेट के लिए, +2 के लिए। आयरन के किस स्टेट के लिए, +2 के लिए। जैसे ही आप आयरन को +3 करेंगे तो क्या वही सारी चीजें रहेंगी या चेंज हो जाएंगी। अभी यहां पर पॉइंट देख लो, ये मेरा, गौर करो ये Fe है, कौन नहीं है, Fe है, इसीलिए मेरी वैल्यू को चेक करो, ये कितना एकदम वेरी लेस नेगेटिव है, नहीं है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा रेडॉक्स पोटेंशियल लार्ज नेगेटिव होगा या स्मॉल। यही चीज कब लार्ज नेगेटिव होता, जब यहां पर Fe तो होता लेकिन यहां क्या होता, Fe2+ अगर लिख दिया जाए तब क्या होता मेरा, यही वैल्यू थोड़ा लार्ज नेगेटिव हो जाता ना, नहीं हो जाता, Fe का Fe2+ में, लेकिन Fe का Fe3+ में वो नहीं हो रहा। इसका मतलब है प्लस में जाना है उस समय वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट
नहीं है, नहीं है। क्लियर हो गई चीजें? तो आज के लिए बस इतना हम लोग रखते हैं। आज हमने ये पेज को एक्सप्लेन कर दिया, अगले से हम और वाले, ठीक है? चलो, थैंक यू। सीखे अच्छे से, नोट्स को अपना अपडेट कर ले।